जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों को लेकर। इस चैप्टर को हम मुगल काल के पतन के नाम से जानते हैं और जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, विशेष तौर पर पीएससी यूपीएससी की, तो वहां यह टॉपिक मुगल काल के पतन के नाम से पढ़ा जाता है। मुगल काल के पतन की जब बात करते हैं तो इसमें एक एक करके कई सारे शासकों को देखा जाता है, उनके दौरान हुई गतिविधियों को, घटनाओं को भी पढ़ा जाता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले मुगलों की स्थापना की बात करें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 21 अप्रैल 1526 को हुए पानीपत के पहले युद्ध के साथ शुरू होती है। पानीपत के पहले युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। युद्ध के दौरान ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और भारत में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। और कहीं ना कहीं पुराने शासकों की बात करें तो किसी की मृत्यु उसके भाई की हत्या के द्वारा हुई, कोई घोड़े से गिरकर मर गया या कोई बीमारी से मर गया। इस प्रकार से शासक मरे, लेकिन इब्राहिम लोदी एकमात्र सल्तनतकालीन शासक रहा जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर के बाद भारत में आता है हुमायूं का शासन। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक भी औरंगजेब को माना गया। और औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक हुए, उन शासकों के दौर को मुगल काल के पतन के तौर पर जाना जाता है। अगर हम मुगल काल के पतन की बात करें, मुगल साम्राज्य के पतन की बात करें दोस्तों, उसके कई सारे कारण उभर कर सामने आते हैं, जिनमें से सबसे प्रभावशाली जो कारण रहा, प्रमुख जो कारण रहा, वो था अयोग्य, उदासीन और विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले शासक। औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए, सभी शासक में योग्यता की कमी थी, शासन के प्रति उनकी उदासीनता थी, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। चारित्रिक दृष्टि से अगर देखें तो वो बहुत निम्न कोटि के शासक थे। ऐसे शासक हुए जिनको नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद रही और वो मोहम्मद शाह रंगीला कहलाए। ऐसे शासक जो लंपट मूर्ख कहलाया, वो लाल कुंवर नामक वैश्या के चंगुल में फंसा रहा। तो इस प्रकार के शासक रहे जिसके चलते कहीं ना कहीं औरंगजेब के बाद पतन की दृष्टि देखने को मिलती है। एक कारण यह रहा कि मराठा उभरती हुई शक्ति थी और मराठा की शक्ति के आगे टिक ना सके। एक कारण था कि अमीर सरदार जो हुआ करते तो उन्होंने अलग अलग गुट बना लिए और उन गुटों के चक्कर में मुगल शासक फंस गए और कहीं ना कहीं विस्तार ना हो पाया, मजबूती ना आ पाई और स्वतंत्र राज्य बनते चले गए और विखंडन होता चला गया। तो ये कारण रहे किसके? मुगल काल के पतन के और कहीं ना कहीं व्यवस्था के खत्म होने के। एक और कारण हम बोल सकते हैं कि विदेशी आक्रमण। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, समय समय पर भारत को नष्ट करने की कोशिश की, यहाँ मंदिरों को तोड़ा, यहाँ से धन संपदा लूटी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। तो ये सब कारण रहे पतन के। और जिन पतन काल के शासक थे उनके बारे में हम बात करें तो एक एक करके जरा देखें कि कौन कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने भारत में शासन किया है औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद शासन करने वाले शासकों की सूची में सबसे पहले नाम आता है बहादुर शाह प्रथम का, जिसने 1707 से 1712 तक शासन किया था। उसके बाद नाम आता है जहांदार शाह का, जिसने 1712 से 1713 तक शासन किया। फिर नाम आता है फर्रुख शेर का, जिसने 1713 से 1719 तक शासन किया। फिर नाम आता है रफीउद्दर्जात का। फिर आता है रफीउद्दौला का, जिन्होंने एक साल के भीतर ये दोनों शासक बदल गए। फिर आता है मोहम्मद शाह का, जिसने 1719 से 1748 तक शासन किया। फिर आता है अहमद शाह का, जिसने 1748 से 1754 तक शासन किया। फिर आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1758 तक शासक रहा। अंत में नेक्स्ट आता है शाहजहां तृतीय, जो 1758 से 1759 तक शासक रहा। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक मुगल शासक रहा। इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं क्योंकि इसके समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिसको हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। फिर बात करेंगे अकबर द्वितीय की, जो 1806 से 1800
37 तक शासक रहा और अंत में बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, वो 1837 से 1857 तक शासक रहा। तो उत्तर मुगल कालीन सम्राट की जब हम बात करते हैं, औरंगजेब के बाद के सम्राटों की बात करते हैं, या मुगल काल के पतन के दौर में मुगल सम्राटों की बात करते हैं, तो ये बहादुर शाह प्रथम से शुरू होती कहानी बहादुर शाह द्वितीय पर खत्म होती है। लगभग 150 साल का अंतर रहा। बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय पर कहानी खत्म होती है। बहादुर शाह द्वितीय जो था वो 1857 की क्रांति में क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। 1857 की क्रांति के बाद उसे गिरफ्तार करके रंगून बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई और मुगल समाप्त हो गए। अब हम एक एक करके इन सभी शासकों के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम की, जो 1707 से 1712 तक शासक रहा था। बहादुर शाह प्रथम के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग टिप्पणियां देखने को मिलती है, जिसमें सिडनी ओवन की टिप्पणी बहुत प्रचलित रही। सिडनी ओवन ने कहा कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, और वहीं खाफी खान ने इसे शाही बेखबर का नाम दिया, इसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ऐसे टाइटल्स दिए गए किसको, उपाधि स्टेटमेंट दिए गए किसको लेकर, बहादुर शाह प्रथम को लेकर। बहादुर शाह प्रथम के हम शासन की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। इसके जो बेटे थे उनमें सत्ता के लिए लड़ाई प्रारंभ हो गई। अब सत्ता के लिए लड़ाई किस किस में हुई थी, तो विशेष तौर पर आपको नाम देखने को मिलते हैं मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब इन तीनों में सत्ता के लिए लड़ाई देखने को मिली। अच्छा, इस सत्ता के लिए लड़ाई जो थी वो मुगलों में नई लड़ाई नहीं थी। इनके पिता औरंगजेब जो रहा उसने भी इसी से सत्ता प्रारंभ की थी। याद रहे 1658 में जब शाहजहां शासक था, मुगल सम्राट था, और शाहजहां की बीमारी की एक अफवाह उड़ी, तब दक्कन में विद्यमान औरंगजेब दौड़ा दौड़ा आया था शाहजहां के समय और शाहजहां को कैद कर दिया और कैद किया और 8 साल तक शाहजहां को कैद रखा, जहां 1666 में शाहजहां की मृत्यु कैद में हुई, तड़प तड़प के अंतिम समय तक। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब ने भी यही किया और उसके बच्चों के बीच में भी यही होना था। 1658 में जब औरंगजेब आया तो उसने अपना राज्याभिषेक करवाया पहली बार, और शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई तो उसके बाद उसने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। और औरंगजेब वह शासक था जिसने अपने भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की, मुराद को मारा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो दारा शिकोह को मारा। इसके बाद हम बात करें तो दारा शिकोह के बाद शाह शुजा को मारा। तो इन लोगों को मारकर कहीं ना कहीं औरंगजेब जो है वो सत्ता पर आसीन हुआ था। तो वैसी कहानी कहने के उसके बच्चों में भी दिखना थी। यहां देखना था मुअज्जम जो था वो इस संघर्ष को जीत गया और मुअज्जम ने टाइटल धारण किया बहादुर शाह प्रथम का, और बहादुर शाह प्रथम का टाइटल धारण करके मुअज्जम ने शासन चालू कर दिया। अब जब ये शासक बना तो इसके सामने 3 प्रमुख समस्या आई। 3 समस्या जो देखने को मिली विशेष तौर पर, उन समस्याओं को देखिए। इसमें नंबर 1 समस्या आपको देखने को मिली सिख की समस्या देखने को मिली। अगर हम मुगलों और सिखों की बात करें तो इनके बीच में बहुत गहरा एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमको मिला। प्रारंभिक समय में तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन जब जहांगीर के समय की बात करें तो जहांगीर ने 5वें गुरु जो थे अर्जन देव की फांसी सजा देकर हत्या कर दी थी, फांसी की सजा दे दी थी। अब उसके बाद संबंध खराब हो गए, और संबंध और ज्यादा खराब हो गए जब औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया, हत्या कर दी उनकी। इसलिए हत्या कर दी कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो इसके बाद 10वें गुरु के तौर पर गुरु गोविंद सिंह जी ने कमान संभाली, और उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर काम किया, इनके खिलाफ काम किया। लेकिन बहादुर शाह प्रथम के समय स्थिति बदलती दिखी। सिख गुरु गोविंद सिंह जी को 5000 का मनसब दिया गया और इसके माध्यम से इनके बीच में एक संधि हो गई। तो यहां पर एक समस्या से ये मुक्त हुए। दूसरी समस्या देखने को मिली मराठों की।
जब मराठों की समस्या देखने को मिल रही थी तो यहां पर एक चीज देखने को आई थी कि 1707 से पहले जब संगमेश्वर का युद्ध हुआ, संगमेश्वर का युद्ध जो हुआ था वो औरंगजेब और संभाजी के बीच में हुआ था। औरंगजेब का साथ संभाजी, इनके बीच में युद्ध हुआ था, संगमेश्वर का युद्ध। और जो संगमेश्वर का युद्ध हुआ था उसमें संभाजी मारे गए थे। संभाजी कौन थे? ये शिवाजी के पुत्र थे। तो संभाजी जो है वो मारे गए और उसके बाद उनका पुत्र जो था वो साहू जी थे। तो साहू जी को कैद कर दिया था औरंगजेब ने। अब औरंगजेब की तो मृत्यु हो गई। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो 1707 में क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को छोड़ दिया। ये कहें कि साहू जी की जो थे वो छूट गए 1707 में। जब छूटे तो साहू जी कहां पहुंचे? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन थी? ताराबाई। अब ये ताराबाई कौन है? जो अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाकर शासन कर रही थी। ताराबाई थी राजा राम की विधवा। राजा राम कौन थे? साहू जी के चाचा थे, संभाजी के भाई माने गए। अब ये कहीं ना कहीं शासन कर रही थी तो साहू जी ने इनके साथ लड़ाई की। लड़ाई में साहू जी जीते और फिर छत्रपति बने। अब कहीं ना कहीं ये मराठे आपस में लड़ने लगे और ये किसकी विजय रही? बहादुर शाह प्रथम की, कि मराठों को उसने आपस में लड़वा दिया। तीसरा समस्या थी राजपूतों की। तो राजपूतों के साथ इसने क्या किया? इसको दबाने की कोशिश की, राजपूतों के विरोध को। तो इस प्रकार से प्रारंभिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया बहादुर शाह प्रथम ने। लेकिन 1712 में जब ये एक सिख विद्रोह को दबाने के लिए जा रहा था छद्म गुरु बंदा बहादुर के समय, इस दौरान इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो 1712 में खत्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, 1712 में जो है औरंगजेब के बाद शासक बना बहादुर शाह प्रथम भी खत्म हो गया। अब बहादुर शाह प्रथम जब खत्म हुआ तो आता है जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहानशान, अजीमुशान, रफीउशान और जहांदार शाह के बीच में लड़ाई हुई। जहानशान, जहांदार शाह, ठीक है, रफीउशान और जहानशाह, ठीक है, अजीमुशान, इनके बीच में फिर उत्तराधिकार का युद्ध। अब ये उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, इस उत्तराधिकार के युद्ध को जीता जहांदार शाह ने। जहांदार शाह में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इस उत्तराधिकार को युद्ध को जीत लेता। अब उत्तराधिकार का संघर्ष जहांदार शाह ने जीता तो उसमें इसकी मदद करने वाला था ईरानी गुट का नेता जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह जो था वो अगला मुगल शासक बन गया और अगला मुगल शासक बनने के बाद इसने अपना शासन प्रारंभ किया। लेकिन यहां पर सत्ता का सारा यूज करने वाला था जुल्फिकार खां, जिसको इसने अपना वजीर बनाया था। तो वजीर के तौर पर जुल्फिकार खां जहांदार शाह की सारी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, जो सही नहीं था। अब भाई साहब को पता ही नहीं होता था जहांदार शाह को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। शासन की पूरी शक्ति का यूज कौन कर रहा है? जुल्फिकार खां। और ये फिर क्या कर रहे थे? तो इन्होंने शासन में तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लिया नहीं, इनका इंटरेस्ट था लाल कुंवर में। जो लाल कुंवर जो थी वो एक वैश्य थी, तो इसमें उलझे रहते थे कौन? जहांदार शाह। अब इस वजह से शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सारी शक्ति का प्रयोग ये कर रहे थे, इनके हाथों में केंद्रित थी और ये सपोर्ट में थी किसके? लाल कुंवर के। तो ये दोनों अलग ही थे। तो इस प्रकार से इनका प्रशासन शासन तंत्र कमजोर होता चला गया। ठीक है। और एक दिन मौका मिला तो 1713 में जहांदार शाह को खत्म कर दिया गया और जहांदार शाह को खत्म कर दिया गया और नए सुल्तान की तरफ व्यवस्थाएं आगे बढ़ती है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि लाल कुंवर नामक वैश्या के साथ संबंधों को लेकर कौन चर्चा में रहा, तो जहांदार शाह चर्चा में रहा था। और जहांदार शाह जो था उसको लंपट मूर्ख भी कहते थे। तो लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को कहा जाता था। अगर हम बात करें तो जयपुर के सवाई राजा जयसिंह को इसने मिर्जा की उपाधि दी। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो जहांदार शाह ने दी थी। जयसिंह कहाँ के राजा थे? जयपुर के थे, राजस्थान। वहीं मारवाड़ के भी शासक थे जिनका नाम था अजीत सिंह, इनको जहांदार शाह ने महाराजा की उपाधि दी थी। ये भी ध्यान रख, अगर एग्जाम में पूछ लेगा महाराजा की उपाधि किसने दी तो जहां। ठीक है। तो ये जहांदार शाह से रिलेटेड जो थे टॉपिक्स थे वो हमने चर्चा कर लिया कि जहांदार शाह के समय क्या हुआ था। अब जहांदार शाह का किस्सा खत्म। जहांदार शाह का किस्सा कैसे खत्म होगा उसमें हम लोग पहुंचे कि जहांदार शाह जो है उसके बाद शासक बनता है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक शासक रहा। अब फर्रुखशियर जो रहा
इसके समय कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया गया था। वो मिस्टेक कहीं ना कहीं भारत की गुलामी का कारण भी बनी। देखेंगे कैसे। तो फर्रुखशियर जो था वो हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठा। आप देख रहे हैं, मतलब हर एक गुट की शक्ति से ही ये शासक बने हैं। मतलब इनका अपना कोई रोल नहीं है। शासक बनने के लिए किसी न किसी दूसरी विरोधी शक्ति का सहायता लेने के बाद शासक बनते हैं। तो हिंदुस्तानी दल के नेता की सहायता से शासक बनता है कौन? फर्रुखशियर, जिनका नाम क्या था? सैयद बंधु। अब सैयद बंधु में दो लोग हैं। सैयद बंधु में एक का नाम है अब्दुल्ला और एक का नाम है हसन। तो हसन जो है या हुसैन जो है उसको तो अपना सेनापति बना दिया फर्रुखशियर ने, और अब्दुल्ला को अपना वजीर बना लिया। मतलब शासन के दो बड़े पद फर्रुखशियर ने इन दोनों भाइयों को दे दिए। और ये उस पद पर इसलिए भी आसीन हुए कि इनके पास पूरी पावर रहनी चाहिए। सत्ता का प्रयोग कौन करता था? यहां पर सैयद बंधु करते थे। फर्रुखशियर केवल एक दिखावे का शासक था, कठपुतली शासक था, इनके इशारों पर नाचता रहता था। ये आपको ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोहगढ़ के युद्ध में कहीं ना कहीं बंदा बैरागी को परास्त किया था सैयद बंधु की सहायता से। किसने? तो फर्रुखशियर ने। एक ये युद्ध आपको देखने को मिलता है और उसको फांसी दे दी गई थी। तो ये सिस्टम देखिएगा कि क्या व्यवस्था है। इसके अलावा हम देखें यहां पर एक और चीज समझना है कि फर्रुखशियर जो है इसने 1717 में एक फरमान जारी किया। अब 1717 में इसने जो फरमान जारी किया था वो फरमान जो है वो क्या था, उस पर हम लोग बात करते हैं। उस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस फरमान को? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उस पर चर्चा करते हैं। एक्चुअल में ये याद रखिएगा कि जो मुगलों का पतन हुआ उसमें विदेशी आक्रमण भी बहुत बड़े प्रभावशाली रहे। अलग अलग यूरोपीय कंपनी ने आक्रमण किया है, अलग अलग यूरोपीय कंपनी ने आना शुरू किया है। तो फरमान क्या जारी किया उस पर चर्चा करेंगे कि फर्रुखशियर को गले पे हो गया था फोड़ा। ये कहा जाता है कि एक फोड़े ने भारत को गुलाम बना दिया। तो फर्रुखशियर के गले पे फोड़ा हो गया और बहुत बड़ा नासूर था वो। ऐसा लग रहा था कि अब फर्रुखशियर बचने वाला नहीं है, तमाम तरीके की दवाएं वगैरह सब करवा ली, लेकिन फर्रुखशियर का फोड़ा सही नहीं हुआ। तो समस्या ये आई कि क्या करें। तो एल्फिटन नाम का एक सर्जन था। ये सर्जन ब्रिटिश था, यूरोप से आया था। इसने क्या किया? फर्रुखशियर का इलाज कर दिया। इलाज किया सर्जरी करके और फोड़े को सही कर दिया। अब सोचिए, इलाज करके फोड़ा सही किया और फर्रुखशियर जो है वो बच गया। तो फर्रुखशियर का नासूर सही होने पर फर्रुखशियर खुश था। फर्रुखशियर बोलता है क्या दूं आपको? तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नाटक किया थोड़ी देर। उसके बाद इन्होंने क्या किया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो पूर्वी क्षेत्र था, यहां से फ्री ट्रेड की, मुक्त व्यापार की अनुमति ले ली। किससे? फर्रुखशियर से। 3000 वार्षिक के बदले इन्होंने फ्री ट्रेड दे दिया अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों को क्या था? बिना टैक्स दिए व्यापार करना है, लाभ पर लाभ, लाभ पर लाभ होता जाएगा। प्रॉफिट में आ गए। धीरे धीरे करके उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। भारत में अगर ये ट्रेड का अधिकार ना दिया होता, यहीं पर इनको रोका होता, तो शायद ही हम कहें कि कुछ आगे होता। लेकिन यहां से इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। और जहां देखें तो यहां पर राजा के अधिकार कम हुए और ब्रिटिश कंपनी के अधिकार बढ़ गए। तो राजा के अधिकार जब कम हो जाते तो ऐसा चार्टर को आप क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन में देखा गया था, जब 12 के टैक्स लगाने और हटाने संबंधी जो राइट्स थे उसको कम कर दिया गया था। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिली। तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यही फरमान के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे किसकी? शाह आलम II की बात करेंगे। उस समय बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, तब हम इसी पे दोबारा चर्चा करने वाले। लेकिन ये फरमान किसने दिया था? फर्रुखशियर ने दिया था। अब देखो कि सारी शक्ति का प्रयोग कौन कर रहे हैं? सैयद बंधु। अब फर्रुखशियर के भी कुछ नजदीकी लोग रहे, उन्होंने फर्रुखशियर को समझाना शुरू किया। फर्रुखशियर के दिमाग में आया कि भाई सारी शक्ति का प्रयोग तो ये कर रहे हैं, मैं किस प्रकार का सुल्तान हूं। और इसको घृणित कायर कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा? घृणित कायर कहा जाने लगा था फर्रुखशियर को। अब इन सब चीजों को सुना तो फर्रुखशियर के अंदर ऐसा लगा कि भाई सैयद बंधु से अब आजादी ले लेनी चाहिए। तो सैयद बंधु से आजादी लेने की प्लान कर रहा था कौन? फर्रुखशियर। लेकिन उनको पता चल गया और 1719 में उन्होंने फर्रुखशियर को गद्दी से हटा दिया। और फर्रुखशियर को गद्दी से हटाकर एक नया शासक जो है वो आपको दिखाई पड़ता है इतिहास में, ये याद रखना है। तो यहां पर अगला शासक कौन हुआ? रफीउद्दरात।
ये फरवरी से जून 1719 तक रहा, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। फिर रफीउद्दौला को शासक बनाया, जून से सितंबर 1719 तक रहा, इसकी भी मृत्यु हो गई बीमारी से। तो इन सबकी जगह पर रोशन अख्तर नाम के व्यक्ति को फिर शासक बनाया। किस नाम से? मोहम्मद शाह की पदवी से। 1719 से 1748 तक ये शासन करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो मोहम्मद शाह के समय घटित होती हैं। लेकिन यहां पर सैयद बंधु का रोल देखिए आप, सैयद बंधु का रोल देखिए कि उन्होंने शासक बनाने के लिए फर्रुख शेर को बनाया, रफीउद्दौला को बनाया, रफीउद्दौला को बनाया, मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया, एक के बाद एक राजा बना रहे हैं। तो यहां पर नृप निर्माता या किंग मेकर जो है वो किसको कहा जा रहा है? किंग मेकर कहा गया है सैयद बंधुओं को, अब्दुल्ला और हुसैन को। तो जो सैयद बंधु हैं ये कहलाते हैं किंग मेकर इस समय पे। तो याद रखिएगा किंग मेकर की भूमिका के तौर पर थे। क्लियर? अब यहां पर मोहम्मद शाह जो है ये जो है वो आता है, राजा बनता है। अब मोहम्मद शाह जो है वो जैसे ही शासक बनता है तो पहले तो सैयद बंधु की सहायता से ही शासक बना, उन्होंने ही बनाया है, लेकिन इसको पता है कि सैयद बंधु क्या चीज है। तो ये क्या करता है? सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र में, उस कॉन्स्पिरेसी में ये सफल भी हो जाता है। तो मोहम्मद शाह क्या करता है? तुरानी नेताओं की सहायता लेता है, और तुरानी नेता था चिंगकिलिज खां की सहायता लेता है और सैयद बंधुओं को मरवा देता है। अब सोचिए कि सैयद बंधु जो कि वजीर और सेनापति के पद पर थे, उनको मरवा दिया किसने? मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह ने किसकी सहायता से मरवाया? तुरानी नेता चिंगकिलिज खां की सहायता से मरवाया। और चिंगकिलिज खां क्या बन गया? वजीर बन गया। किसके समय वजीर बन गया चिंगकिलिज खां? मोहम्मद शाह रंगीला के समय का वजीर था। अब कायदा तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं शासक उदासीन है, वजीर जो बना है वो उसकी पावर का यूज कर रहा था इतने दिन से। तो यहां पर भी ये समझ में आना चाहिए था कि चिंगकिलिज खां वजीर है तो पावर का यूज ये करेगा। लेकिन देखिए जैसे कि मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु को मरवा दिया, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रखने की व्यवस्था हो सकती थी। तो यहां पर चिंगकिलिज खां जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ और चिंगकिलिज खां ने कहा कि भाई अपन तो चले दक्षिण। तो चिंगकिलिज खां दक्षिण जाता है और निजाम उल मुल्क कहलाता है, और ये वजीर निजाम उल मुल्क जो है वो बनता है। वजीर का पद छोड़ देता है, दक्षिण में जाता है और हैदराबाद जो है वो उसकी स्थापना की जाती है। यही हैदराबाद में निजाम की व्यवस्था चालू हुई, और यह निजाम जो है वो भारत की आजादी के बाद भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जहां सरदार पटेल ने सैनिक कार्यवाही करके इसको अपने क्षेत्र में मिलाया है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था का शुरुआत कहां से हुआ है? तो वो हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला के समय से। तुरानी नेता चिंगकिलिज खां था, निजाम उल मुल्क बनता है। अब यहां समझिए कि मोहम्मद शाह जो है इसकी एक प्रक्रिया रही कि इसको नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। तो ये इस प्रकार के लोगों की संगत में रहता था, इसलिए बोला गया कि ये क्या था? रंगीला शासक था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद शाह रंगीला। तो याद रखिएगा रंगीला टाइटल किसको दिया गया था? तो मोहम्मद शाह को दिया गया था। मोहम्मद शाह जो है वो इस प्रकार से आता है सत्ता में, थोड़ा सा दिमाग का यूज करता था। इसके समय पर मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत ज्यादा विखंडित हुआ, दक्षिण पूर्व पश्चिम में अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। यहां देखिए बंगाल गए तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक अलग व्यवस्था स्थापित कर दी। मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बनने के बाद एक बीमारू से उसको एक संपन्न राज्य बना देता है, जिसे अंग्रेज आगे जाके कामधेनु गाय का दर्जा देते हैं। तो बंगाल का इतना बड़ा परिवर्तन करने वाला मुर्शिद कुली खां रहा, जिसने उसकी एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की। अवध में शहादत खान ने एक स्वतंत्र राज्य बनाया। भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह जाट के द्वारा स्वतंत्र राज्य बनाया गया। कटिहार में रोहिला सरदारों ने स्वतंत्र राज्य बना दिया। तो सोचिए कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय से स्वतंत्र राज्य बनने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपको ध्यान रखना है किसकी? मोहम्मद शाह रंगीला के समय की। अब मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक और आपको व्यवस्था देखने को मिलती है कि एक तो ये कि मोहम्मद शाह रंगीला ही उस समय शासक था हमारे देश में, जब आप बात कर सकते हैं किसकी? बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम जो थे वो पेशवा बनते हैं। कब बनते हैं पेशवा? 1720 में, और 1740 तक पेशवा रहते हैं। इन्हें हम लड़ाकू पेशवा के नाम से जानते हैं। तो लड़ाकू पेशवा जो रहे बाजीराव प्रथम, इनके समय पर लगभग 1738-39 के आसपास दिल्ली पर आक्रमण किया गया, और दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर मराठों का झंडा लग जाता है। तो दिल्ली पर
कब्जा करने वाले पहले पेशवा कौन थे, एकमात्र पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम थे। यहां के बाद कहीं ना कहीं जो मुगल सम्राट है वो मराठों के अधीन हो जाता है, एक लंबे समय तक मराठों के अधीन दिखाई पड़ता है, मराठा पेशवाओं के अधीन मुगल सम्राट, ठीक है, उनके दया पर दिखने लगता है, उनका कठपुतली बनकर रह जाता है, तो ये याद रखना है। अच्छा, इसी समय क्या हुआ, 1739 में नादिर शाह ने ईरान से आक्रमण कर दिया। ईरानी था नादिर शाह, इसने 1739 पर आक्रमण कर दिया भारत पर। आक्रमण बहुत जबरदस्त किया, आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर, और आक्रमण इतना खतरनाक किया था कि 20,000 से ज्यादा तो लोगों का कत्ल कर दिया था और 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूट कर ले गया था। तख्त ए ताऊस, जिसको आप मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मयूर सिंहासन, इसको भी उठाकर ले गया था ईरान नादिर शाह अपने साथ। ये मयूर सिंहासन क्या है, तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने, शाहजहां ने बनवाया था, 1 करोड़ की लागत से बना था, और इसमें लगा था कोहिनूर, जो आंध्र प्रदेश से मिला हुआ देश का हीरा था कोहिनूर, वो भी इसी तख्ते ताऊस में था। इसका मतलब इस सिंहासन के साथ नादिर शाह 50 लाख रुपए भी लेकर गया, कई लोगों को मारा भी, कई मंदिर भी तोड़े, और उसके बाद कोहिनूर भी भारत से लेकर चला गया था ईरान। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि कोहिनूर जो है उसको पनौती मानते हैं कई लोग, इसलिए ब्रिटेन की क्वीन जो है उसके ताज में कोहिनूर लगा हुआ है, पुरुष धारण इसको नहीं करते, और जिन जिन साम्राज्य में कोहिनूर गया उसका नाश हो गया है। भले ही वो हुमायूं के पास गया तो हुमायूं का नाश हो गया, नादिर शाह लेकर गया, 8 साल के भीतर गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर नादिर शाह की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये नादिर शाह का जो आक्रमण हमारे देश में देखने को मिलता है वो किसके समय देखने को मिलता है, मोहम्मद शाह जब दिल्ली में मुगल शासक रहा उस समय देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किसके समय की घटनाएं सारी, ये सारी घटनाएं हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय की घटनाएं हैं, ठीक है। वो नादिर शाह आक्रमण हो, या फिर दिल्ली पर मराठों का कब्जा हो, या फिर इसकी रंगीला प्रवृत्ति रही हो, ये सभी घटनाएं किसकी हैं, रंगीला के समय की है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगला सुल्तान देखते हैं। अगला सुल्तान है अहमद शाह। कम समय के लिए रहा, 1748 से 1754 तक। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हुई और उसके बाद ये व्यवस्था देखने को मिलती है। समझना है कि इसका जो वजीर बना वो सफदरजंग बना। सफदरजंग कौन था, अवध का सूबेदार था। तो अवध के सूबेदार सफदरजंग को इसने अपना वजीर बनाया, उसने इसकी शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन अहमद शाह के समय की जो प्रमुख घटना है वो घटना कौन सी है, वो है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह मुगल सम्राट रहते रहते भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। कितने बार, 5 बार आक्रमण किया है। और अंतिम बार जब इसने आक्रमण किया था इसके समय, तो अब्दाली भारत से वापस जाने से पहले रुहेला सरदार नजमुद्दौला को अपना सूबेदार बनाकर गया था पंजाब वाले क्षेत्र में। कहां वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में। अब यहां से पानीपत की तीसरी लड़ाई होने को होगी। तो व्यवस्था देखिए क्या है कि रुहेला सरदार नजमुद्दौला को सूबेदार बनाकर गया पंजाब में, कौन, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था, तो ये नादिर शाह जो है का उत्तराधिकारी था, नादिर शाह का उत्तराधिकारी माना गया। अहमद शाह अब्दाली जो है वो नादिर शाह का भतीजा, बोलते थे कि भाई उसका भतीजा है या दामाद बोलते थे इसको, और नादिर शाह का उत्तराधिकारी बना जिसने मोहम्मद शाह रंगीला के समय, याद रखिएगा जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही लगभग हम बात करें 1748 में भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो अब्दाली का प्रथम आक्रमण जो किसके समय हुआ था, एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो याद रखिएगा वो रंगीला के समय ही हुआ था। 5 बार लगातार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह जब मुगल सम्राट हुआ करता था उस समय। तो ये व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर नजमुद्दौला का नाम याद रखिएगा, ये पंजाब का सूबेदार बनाकर गया था कौन, अहमद शाह अब्दाली, भारत से जाने से पहले। और बात करेंगे आगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी घटना से ये कोड करेगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखें, तो अगला है आलमगीर द्वितीय। इसने कुछ खास काम नहीं किया, कहीं ना कहीं याद रखिएगा अहमद शाह जो मुगल सम्राट था उसकी हत्या किसने कर दी थी, इमाद उल मुल्क ने। इमाद उल मुल्क ने 1754 में अहमद शाह की हत्या की और हत्या करके आलमगीर द्वितीय को मुगल शासक बना दिया था। इसके समय पर ऐसी कोई विशेष घटना नहीं है जो हमें याद करनी हो, है ना, ये याद रखना। अच्छा, इसके समय कोई विशेष घटना नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, प्लासी के युद्ध की,
तो जो प्लासी का युद्ध है भारत में वो होता है कब? 23 जून 1757। अब 23 जून 1757 की बात होगी प्लासी की, लेकिन आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर तो 1758 तक शासक रहा, लेकिन प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट था? तो मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में कौन कौन थे? एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब था। ठीक है, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला रहा। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव। ये अच्छा युद्ध होता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। वास्तव में ये कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध था ही नहीं, युद्ध था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व जो करने वाला था वो था मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? सेनापति है सिराज की सेना का, और ये नवाब बनने की चाह रखता था। नवाब बनने की चाह रखता था, इसलिए ये अंग्रेजों के साथ मिल गया। अंग्रेजों को इसने कहा कि एक निश्चित शर्त के आधार पर मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन बदला यह है कि मुझे सिराज की जगह पर नवाब बना देना है। तो सेनापति ये था, तो कहीं ना कहीं सिराज की आधी से ज्यादा सेना, सिराज की आधी से ज्यादा सेना युद्ध में उतरी नहीं, और कुछ ही घंटों में प्लासी के युद्ध का निर्णय हो गया कि सिराजुद्दौला की हार हुई, सिराजुद्दौला मारा गया। क्लियर? और इसके बाद यह निश्चित हो गया कि भारत पर भारतीयों का शासन नहीं रहेगा, बल्कि अब कौन शासन करने वाला है भारत में? अंग्रेज। तो कहीं ना कहीं यहां से एक गुलामी की व्यवस्था का मुहर लगाने का काम बाकी था। बाकी ये तो तय हो गया था कि अब अंग्रेज भारत पर शासन करने वाले हैं। हाल ही में क्या हुआ है? मीर जाफर या इस सेक्टर से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि हाल ही में संबित पात्रा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए शब्द यूज किया था मीर जाफर। तो ये मीर जाफर टर्म जो है वो हाईलाइट है, तो याद रखिएगा कि इसका संबंध यहां से रहा है। क्लियर? सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनता है मीर जाफर, और अंग्रेजों के साथ था। प्लासी के युद्ध में सबसे बड़ी नवाब की हार का कारण बना था मीर जाफर। तो ये घटना किसके समय की थी? आलमगीर द्वितीय के समय थी, प्लासी के युद्ध की घटना, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अगले स्लाइड में पहुंचते हैं। अगली स्लाइड है शाहजहां तृतीय। मतलब आलमगीर 2 के बाद आता है शाहजहां तृतीय, जो बहुत कम समय के लिए रहता है, 1758 से 59 के बीच में थोड़े से समय के लिए शासक रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा, जिसके समय पे कई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं। शाह आलम द्वितीय वो राजा था जो मराठों का और अंग्रेजों का कठपुतली शासक रहा। पहले मराठों का कठपुतली रहा, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध जब हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद ये अंग्रेजों का कठपुतली हो गया था। अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा रह रहा। अंग्रेजों की कितनी पेंशन? 26 लाख वार्षिक ये पेंशन मिलती थी। अब इस पेंशन पे जिंदा रहने लगा। मतलब पहले मराठों के कठपुतली रहा, अंग्रेजों का कठपुतली बना, जब पेंशन मिलने लगी। तो ये शासक था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय की पहली इंपॉर्टेंट घटना थी 1761 14 जनवरी। 14 जनवरी 1761 को होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। याद रखिएगा पानीपत के 3 युद्ध देखने को मिले। पहला युद्ध जो था वो 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 1556 में हुआ। यहां पर अकबर की सेना और हेमू की सेना थी। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? बैरम खां। और तीसरा युद्ध था 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पानीपत के तीसरे युद्ध जो था वो हुआ था, एक तरफ कौन था? अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे तरफ देखने को मिलता है मराठा। अब मराठा में इस समय पेशवा कौन थे? पेशवा थे बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव थे, और मराठा सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो विश्वासराव प्लस सदाशिवराव कर रहे थे। ठीक है, और इन दोनों मराठा सेनापतियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना है कि इन दोनों की डेथ हो गई थी, और अब्दाली की सेना
जीत गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी? तो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। हार के कारण मराठों के बहुत सारे थे। जब हम पर्टिकुलर पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा की बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब पूछा जाएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कौन से मुगल सम्राट के समय हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय के समय हुई थी। मराठों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था और अब्दाली की तरफ से अब्दाली नेतृत्व कर रहा था। भयंकर युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं मराठों की हार हुई, दोनों योग्य सेनापतियों की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण 1767 में भारत में हुआ था। 17 ये डेट याद रख लीजिएगा, पूछेगा अहमद शाह अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1767 में। भारत में मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय के समय ही ऐसा हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय की एक और बड़ी घटना पर अगर मैं जाऊं तो वो घटना कौन सी थी उस पर जाते हैं। वो घटना आई थी ये बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। एक तरफ कौन है? अंग्रेज हैं और एक तरफ कौन है? त्रिगुट। ये त्रिगुट में कौन शामिल है? एक है अवध का नवाब जिसका नाम है शुजाउद्दौला, एक तरफ है शाह आलम द्वितीय, एक तरफ है मुगल सम्राट शाह आलम II, आलम सेकंड, और तीसरी तरफ था मीर कासिम। मीर कासिम तीसरी तरफ था जो कि नवाब था बंगाल का। ठीक है, तो ये व्यवस्था देखने को इन तीनों ने अपना त्रिगुट बना लिया। कारण ये था कि अवध का नवाब वैसे ही इनसे असंतुष्ट रहा। दूसरे नंबर पर मुगल सम्राट की बात है, शाह आलम द्वितीय इनसे टेंशन में पहले ही था, वो चाहता था कि इनको खत्म कर दे, एक लास्ट ट्राई किया जाए। और मीर कासिम जो था वो बोल सकते हैं कि बंगाल का नवाब था। अंग्रेज जो थे उनकी सहायता से बंगाल का नवाब बना था, लेकिन इसने बंगाल का हित चाहा और अंग्रेजों को 1717 के फरमान का 1717 का फरमान आपको याद होगा, फर्रुख शेर ने दिया था, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। इस फरमान का दुरुपयोग करने से रोकता है। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज कंपनी को यह फरमान दिया था फर्रुख शेर ने कि फ्री ट्रेड करेंगे, लेकिन यहां देखा गया कि कंपनी के कर्मचारी जो थे वो भी फ्री ट्रेड के फरमान का प्रयोग करके बिना टैक्स के व्यापार कर रहे थे। अब ये यहां ये था कि भाई मीर कासिम एक नवाब के तौर पर अंग्रेजों को हर साल कुछ पैसा देने वाला था, तो ये पैसा देने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य था। और ये फरमान के तहत इसके पास टैक्स नहीं आ रहा था, रेवेन्यू नहीं आ पा रहा था। और रेवेन्यू का घाटा है तो ये कहीं कहां से चुकाएगा पैसा? तो ये तो चुका नहीं पाएगा। तो ऐसे में इसने क्या किया? इसने इस फरमान का दुरुपयोग करने से अंग्रेजों को रोका। जब अंग्रेजों ने को रोका तो अंग्रेजों ने बोला कि नहीं बंद करेंगे, जो करना है कर लो। तो इसने क्या किया? इनके खिलाफ पूरी व्यवस्था को बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो मीर कासिम ने क्या किया कि भारतीयों के लिए भी फ्री ट्रेड कर दिया। और भारतीयों के लिए भी फ्री ट्रेड जब किया तो इससे क्या हुआ कि पहले अंग्रेजों को फ्री ट्रेड था, भारत की वस्तुओं पर टैक्स लगता था, तो भारत की वस्तु महंगी थी, कम बिकती थी। अंग्रेजों की वस्तु सस्ती थी तो ज्यादा बिकती थी, तो अंग्रेजों को फायदा होता था, भारतीयों को नुकसान होता था। भारत के हस्तशिल्प खत्म होते जा रहे थे। मीर कासिम ने क्या किया? भारतीयों को भी फ्री ट्रेड करने की अनुमति दिया। भारतीयों की जो वस्तु थी वो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु थी, हाथ से बनी हुई वस्तु थी, उसको कम पैसे कर देंगे तो वो भी सस्ती हो गई, उसकी डिमांड बढ़ गई, वो बिक्री ज्यादा हो गई, तो अंग्रेजों को ट्रेड में नुकसान होने लगा। ये चीज अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, अंग्रेजों ने कहा कि इन पर टैक्स लगाओ, हम पर टैक्स मत लगाओ। तो ऐसी कंडीशन में मीर कासिम ने कहा कि इन पर भी क्यों लगाए, जब आप दुरुपयोग करते हो दुरुपयोग बंद कर दो तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं मसला हो गया यहाँ पर। अब इस वजह से मीर कासिम को उन्होंने क्या किया? नवाब से हटा के वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम के खिलाफ वो सेना भेज दी इसको मारने के लिए। तो मीर कासिम वहां से भाग गया। मीर कासिम भागा और भागकर कहां पहुंचा? कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर जाकर उसने इन तीनों के साथ त्रिगुट सेना बनाई। और त्रिगुट सेना को 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर उतार दिया। यह वास्तव में एक युद्ध था, इसमें प्लासी की जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिली कि भाई पहले से सेना मिल चुकी थी और युद्ध नहीं, नाटक हो गया था। जीत तो अंग्रेजों की पहले से तय थी। यहां पर क्या था? अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की और त्रिगुट के नेतृत्व में इनकी सेना थी। इनकी सेना जो थी वो पराजित हुई और प्लासी के युद्ध के निर्णय पर मुहर लगाने का काम कर दिया किसने? बक्सर के युद्ध ने। अब यह तय हो गया था कि भारत पर भारतीयों का शासन नहीं रहेगा बल्कि अंग्रेज शासन करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध भी किसके समय हुआ? शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय ही 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की पेंशन को स्वीकारा और चुपचाप बैठा रहा। तो ये शाह आलम द्वितीय के समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं रही। अब शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1806 में, बराबर
1806 से पहले आपको 1803 में देखने को मिलता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय जब मुगल सम्राट था उसी समय हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। क्लियर? अब ये तो खत्म हो गया, कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 में होगी और शाह आलम द्वितीय के समय के बाद शासक बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक मुगल सम्राट रहता है। अकबर द्वितीय के समय पे इंपॉर्टेंट घटना थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। किसके समय की? अकबर द्वितीय के समय की घटना थी। इसके अलावा एक और चीज याद रख लीजिएगा कि जो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम सेकंड के समय प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। ये आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? 4। तो ये चारों के चारों आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय घटित हुए थे? तो ये चारों युद्ध घटित हुए थे शाह आलम द्वितीय के समय। एक तरफ हैदर अली था, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में कैंसर से, और उसके बाद जो है वो टीपू सुल्तान जो था वो भी करता रहा। तो 1799 में वेलेज अली जब गवर्नर जनरल था उस समय टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध 1, आंग्ल मैसूर युद्ध 2, आंग्ल मैसूर युद्ध 3 और आंग्ल मैसूर युद्ध 4, ये चारों के चारों शाह आलम द्वितीय के समय ही घटित हुए थे। ये भी ध्यान रखना है। अकबर द्वितीय के समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1818-19 में, और इसके माध्यम से मराठा शक्ति का पतन हो गया। मराठा शक्ति का पतन हुआ, बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा बने पेशवा, और इनको कहां? कानपुर के निकट, कानपुर के निकट बिठूर में बिठा दिया। पहले कहां रहता था पेशवा? पूना में। पूना से कहां? कानपुर के निकट बिठूर में बिठा दिया, और इनको भी पेंशन पर रहना पड़ा मराठों की। ठीक है, सॉरी, अंग्रेजों की पेंशन पर रहना पड़ा। ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट जो है वो, इसके बाद एक और घटना हुई, राम मोहन राय, आप सभी जानते हैं राम मोहन राय। तो राम मोहन राय हैं, इन्हें अकबर द्वितीय ने लंदन भेजा था, ब्रिटेन भेजा था। ये ब्रिटेन भेजा था, क्यों भेजा था ब्रिटेन? ताकि इनकी पेंशन बढ़ा सके। पेंशन बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा और उन्हें राजा की उपाधि दी। तो एग्जाम में पूछता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला सम्राट कौन था? तो अकबर द्वितीय था, जिसने इन्हें ये टाइटल दिया था। अकबर द्वितीय पहला मुगल सम्राट था, याद रखिएगा, प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक, प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। अंग्रेज जब भारत में पहली बार आए थे, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया, जहांगीर के दरबार में घुटनों के बल पर आया था, और अकबर द्वितीय का समय आते आते एक बराबर कुर्सी पर बैठे हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों ने ही अकबर द्वितीय का राज्याभिषेक करवाया था। उनकी पेंशन पर अकबर द्वितीय रहता था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अकबर द्वितीय की मृत्यु हो जाती 1837 में। अकबर द्वितीय की मृत्यु 1837 में हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है कौन? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह 2 कहते हैं। बहादुर शाह 2 कहते हैं, ये जफर नाम से शायरी लिखता था भाई, जफर नाम से शायरी लिखता था, शायरी का शौकीन था कौन? बहादुर शाह, इसलिए इसका टाइटल पड़ गया बहादुर शाह जफर। इसके अलावा मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का नाम बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछता है कि मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? तो वो बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी कहते थे, आजकल के युवा यूज भी करते हैं। बहादुर शाह जफर के समय की इंपॉर्टेंट घटना क्या है? तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर ही सुल्तान था भारत का जब डलहौजी आया, और डलहौजी ने अपनी हड़प नीति, पॉलिसी ऑफ लैप्स जो था वो चलाई, और अपनी हड़प नीति के तहत इसने कई सारे राज्यों को हड़प लिया था। लेकिन इस नीति का सबसे बुरा काम किया था 1856 में। 1856 में इसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था। ये एक अलग प्रकार, सभी डिसीजंस गलत थे, लेकिन कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को हड़पा, जिसके कारण 1857 की क्रांति में अवध के सैनिक बहुत ज्यादा रहे, इसलिए 1857 की क्रांति को अवध की क्रांति भी जनरली आप कह देते हैं। तो ये काम किया डलहौजी ने। इसके अलावा जब भारत में बहादुर शाह द्वितीय शासक था, तभी 1853 में पहली रेल आई थी, प्रथम रेल आई थी लगभग
34 किलोमीटर ठाणे से मुंबई ठाणे के बीच में। तो ये जो रेल रही ये भी पहले इसी समय आई थी। डाक तार व्यवस्था इस समय देखने को मिला गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का जो प्रारंभ था, जो प्रक्रियाएं थी, वो भी यहीं से शुरू हुआ था। डलहौजी के समय पे बहादुर शाह जफर जब सुल्तान हुआ करते थे। 1857 की क्रांति जो हुई, 1857 की क्रांति जो हुई, उस क्रांति का प्रारंभ जरूर 10 मई को मेरठ से हुआ था, मेरठ से। परंतु याद रखिएगा इस क्रांति का जो नेता बनाया गया था वो बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। तो बहादुर शाह द्वितीय था जो 1857 की क्रांति का नेता था। 80 साल के बूढ़े को 1857 की क्रांति का नेता बना दिया गया। सोचिए कि किस तरफ क्रांति जाती है, कमी रही उसकी। और 1857 की क्रांति का जब दमन कर दिया गया तो 1858 में इसको कैद करके कहां भेज दिया? रंगून भेज दिया गया, जहां काला पानी की सजा हुई। और 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और मुगल सम्राट अंतिम रहा ये, जो कि मर गया। और इसके बाद मुगल सम्राट का पद ही खत्म कर दिया अंग्रेजों ने और पूरी तरीके से सारी चीजों पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। यहां से भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होगा, इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो यहां पर पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ, ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ, ब्रिटिशर्स मजबूत हुए। कहीं ना कहीं जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े सब में हम लोगों को दिखाई पड़ता है कि मुगल के जो बाद के उत्तराधिकारी रहे सब निकम्मे टाइप के उत्तराधिकारी थे। चाहते तो मजबूत स्थिति के साथ शासन को चला सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और अंत यही हुआ कि सत्ता जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चली गई और हम गुलाम होकर रह गए। अच्छा, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो यदुनाथ सरकार, इतिहासकार जो हैं, उन्होंने कहा कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया हो तो लोहा बेचारा क्या करेगा। अर्थात जब बड़े बड़े शहंशाह जो रहे, अकबर जैसे, जहांगीर जैसे, वो चले गए तो बाद के ये शासक क्या ही कर लेते। तो कहीं ना कहीं ये तय था कि मुगल साम्राज्य का पतन होता और 1862 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज हमने आधुनिक भारत के इतिहास का एक पहला चैप्टर शुरू किया है ये, इसमें मुगल शासक के पतन का हमने बात किया। सभी मुगल औरंगजेब के बाद के शासक जो रहे उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। वहां कहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमने उनको देखा है। अगले लेक्चर में फिर इससे रिलेटेड एक टॉपिक लाऊंगा। उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बंगाल की एक अलग राज्य के तौर पर स्थापना की, कि किस प्रकार से मुर्शिद कुली खां और उसके उत्तराधिकारियों के समय से बंगाल जो है वो एक अलग स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बंगाल के अध्ययन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।